परंतु अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जो हमारे पीस टाइम की थिंकिंग को झकझोर देती है। कहीं ना कहीं हमें कुछ और करने की आवश्यकता अचानक दिखाई पड़ने लगती है। अब डिफेंस सेक्टर मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं रह गया है, बल्कि यह इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है। अगर आप रक्षा मंत्रालय का बजट देखें, दुनिया के कई देशों की जीडीपी तक भी इतनी नहीं है। कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। और मुझे जानकर काफ़ी सुखद अनुभूति होती है कि डीएडी प्रोएक्टिवली अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथियों, अभी जब मैं यहाँ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस कॉन्फ्रेंस का नाम भले ही कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस आपने रखा है, पर मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट कंट्रोलर का नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट ओपन और रिसेप्टिव होना चाहिए। जिससे डिफेंस इकोसिस्टम में हो रहे चेंजेस को आप सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ठीक तरीके से डिस्कस कर सकें और शेयर कर सकें। साथियों, आज जब मैं आपके बीच यहाँ हूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन हमें एक इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एनालिसिस करने का भी अवसर देते हैं। इसमें हम सोच सकते हैं कि अब तक हमने क्या अच्छा किया है और आगे हमें क्या करना है। यह भी विचार करना है कि आगे और हमको कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, तो वह रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए। आप सब भी शायद इस बात से हमारी सहमत होंगे कि जब हम सब मिलकर बैठते हैं तो अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उससे हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण का दायरा स्वाभाविक रूप से और अधिक वो व्यापक होता है। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों पर हिसाब किताब रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश के सुरक्षा ढांचे का एक अहम हिस्सा भी है। और जब आप अपना काम ईमानदारी और एफिशिएंसी के साथ करते हैं तो उसका असर यहीं तक नहीं रहता है, इसका असर सीमा पर तैनात हमारे जवानों तक होता है। उन्हें भरोसा होता है कि उनके पीछे एक मजबूत व्यवस्था है, एक मजबूत सिस्टम है जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा, उनका साथ देगा। साथियों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नया मोटो ही मैं मानता हूं अपने में बहुत कुछ कहता है। अभी संस्थान का मोटो अलर्ट, एजाइल और एडेप्टिव है। ये वर्ड्स अपने आप में आपके वर्क कल्चर को दर्शाते हैं, या यूँ कहूँ कि एक प्रकार से आपके वर्क कल्चर के सार हैं, ये तत्व हैं। साथियों, आज मैं आपके सामने आ रहे चैलेंजेस, उनके सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटीज पर तो बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं भारत के संदर्भ में अकाउंट्स के इतिहास की बातें भी आपसे कुछ करना चाहता हूं। आप सब अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है आपका अधिकांश काम स्प्रेडशीट्स या एक्सेल पर होता रहेगा, होगा, मैं ऐसा मानता हूं। अब तो कई सारी और नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते ही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके काम को आसान बनाती ही होंगी। लेकिन मैं आपकी यादों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। वैसे आपकी यादों को मुझे पीछे ले नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह गुस्ताखी मैं पीछे ले जाने की कर रहा हूं। हमारे यहाँ अकाउंट्स को आमतौर पर बही खाता कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में बही खाता कहते हैं। और आप में से जिन लोगों के परिवार में किसी ने कभी बिजनेस वगैरह किया होगा तो वह और अच्छी तरीके से इसे जानते होंगे। अगर किसी का बिजनेस से लेना देना नहीं रहा होगा, तब भी हम सब ने देखा है कि व्यापारियों के पास धागे से बंधी एक लाल रंग की डायरी होती थी और उसमें सारा हिसाब किताब लिखा रहता था।
और कितने रुपये का माल आया, कितने रुपये का माल बेचा गया, किसने कितना बाकी लगाया और किसको कितना देना है, यह सारी चीज़ें उस लाल रंग की डायरी में लिखी रहती थी। और आपने देखा होगा कि प्रायः पिक्चर वगैरह जो देखते होंगे तो उसमें कभी इस प्रकार की डायरी रखने वाले की जो फोटोग्राफ आती है, को बिल्कुल नीचे देखता हुआ और चश्मे से आंख ऊपर की तरफ। और एक चीज पर आपने ध्यान दिया होगा कि दिवाली जैसे अवसरों पर जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस समय उस लाल डायरी की भी पूजा की जाती थी। और आज भी कुछ लोग लाल डायरी रखते हैं, भले ही कंप्यूटर का जमाना आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लाल डायरी की एक अहमियत है, वो शुभ माना जाता है। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए अकाउंट्स सिर्फ कर्म ही नहीं है, बल्कि वो हमारे धर्म का हिस्सा है। इसलिए मैं आप सबसे यह बात कहना चाहूँगा, आप जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो इसे सिर्फ एक काम की तरह मत देखिए, बल्कि एक विरासत के रूप में इसे देखिए। अकाउंट्स भारत का स्वदेशी फ्रेमवर्क है, यह स्वदेशी है, आज से नहीं है, हजारों हजार वर्षों से है। अकाउंट्स भारत के डीएनए में है। साथियों, चूंकि यह एक कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस है और पूरे देश से डिफेंस अकाउंट्स के कंट्रोलर्स यहाँ एक साथ उपस्थित हैं, इसलिए मैं आपसे इनोवेशन और चेंज मैनेजमेंट पर भी थोड़ी बात यहाँ करना चाहूँगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लाने के दो तरीके प्रायः बताए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल रिपोर्ट के माध्यम से इस कार्य को करते हैं, जिसमें कई बार कंसल्टेंसी फर्म्स की भी इसमें मदद ली जाती है। कई बार कुछ रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल्स को यह जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। और एक अच्छी बात है, इससे कई बार कुछ नए फ्रेश आइडियाज़ इन संस्थानों में आते हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, और मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से बढ़ती है। लेकिन इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वह संस्था अपने परफॉर्मेंस के बारे में, अपने डिलीवरी सिस्टम के बारे में और अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल गोल्स को अचीव करने के बारे में खुद से इंट्रोस्पेक्शन करे। एक ऐसे इंटरनल इवैल्यूएशन का कल्चर बनाएं जिसमें लोग खुद ही अपनी कमियों को पहचानें, खुद ही अपने सिस्टम की इनएफिशिएंसीज पर ध्यान दें और उन्हें ओवरकम करने हेतु क्या किया जा सकता है इस संबंध में विचार करें। साथियों, मेरा मानना है कि इंटरनल रिफॉर्म्स ज़्यादा ऑर्गेनिक होते हैं तथा इन्हें एडॉप्ट किए जाने में ज़्यादा अवरोध भी पैदा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि ये आइडियाज़ खुद आपकी संस्था के अंदर से आ रहे हैं और इस प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा किए गए इम्प्रूवमेंट्स पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को न सिर्फ डायनेमिक, इफेक्टिव, इनोवेटिव और प्रोफेशनल बनाती हैं, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं। साथियों, आज डिफेंस सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज हो रहे हैं, थोड़े समय पहले तक ऐसा नहीं था। आज के नए चेंजेज बड़े डायनेमिक और अनसर्टेन भी हैं। वैसे तो पीस टाइम का एक भ्रम के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पीस टाइम की अगर बात की जाए तो कई बार मैं सोचता हूं कि पीस टाइम में तो हम सब डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की ही बात करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और अन्य कई प्रकार की एक्टिविटीज़ भी हम करते रहते हैं। परंतु अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जो हमारे पीस टाइम की थिंकिंग को झकझोर देती है। कहीं ना कहीं हमें कुछ और करने की आवश्यकता अचानक दिखाई पड़ने लगती है।
इसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ बतलाना चाहूँगा। मान लीजिए कि हम एक विशेष प्रकार की इक्विपमेंट या एमिनेशन की एनुअल प्रोडक्शन किसी एक खास संख्या तक कर रहे हैं, खास नंबर की हमको इतना करना है और उतना कर पाते हैं, जिसे हम इस्टेब्लिश प्रोडक्शन कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। अब अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें इस इक्विपमेंट या एमिनेशन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाए, तो उसकी उपलब्धता कैसे होगी? उसके लिए हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए? इसके बारे में भी हमें पीस टाइम में ही विचार करना पड़ेगा। साथियों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी यह बात लागू होती है। नॉर्मल या रूटीन वर्क पीस टाइम की एक एक्टिविटी है, परंतु किसी अचानक आई सिचुएशन की वजह से अगर मैनेजमेंट या डिसीजंस मेकिंग में आवश्यक बदलाव लाना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास क्या इनोवेटिव टेक्निक्स होंगे? इस पर भी हम सबको विचार करने की लगातार आवश्यकता है। साथियों, इसके पहले जब मैं आपके बीच आया था तो मैंने कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी आप आगे कदम बढ़ाएं। और उसके पीछे कारण यही था कि आज भारत सहित पूरा विश्व रीअर्मामेंट के नए दौर से गुजर रहा है और अब इस क्षेत्र में काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक तो डिफेंस सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट को ओवरऑल इकोनॉमी का हिस्सा तक भी नहीं माना जाता था। इसे मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर के तौर पर देखा जाता था और सिक्योरिटी पर हुए इन्वेस्टमेंट का कोई इकोनॉमिक असेसमेंट भी नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में जब रीअर्मामेंट और इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में तेजी से वृद्धि हो रही है, तब हमें डिफेंस इकोनॉमिक्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज यूएसए और यूरोपियन नेशन सहित लगभग सभी बड़े देश अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को यह तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऐसे में डिफेंस इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाती है। अब डिफेंस सेक्टर मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं रह गया है, बल्कि यह इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है, जिसका इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। साथियों, आज डिफेंस सेक्टर न सिर्फ खुद वृद्धि कर रहा है, बल्कि दूसरे सेक्टर्स की वृद्धि में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आप सबको तो पता ही होगा, 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जीएम की शुरुआत की थी और आज यह ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा एक सार्वजनिक ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है। और यह देखकर मुझे खुशी होती है कि जीएम की इस विकास यात्रा में रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक रक्षा मंत्रालय ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक का प्रोक्योरमेंट इस पोर्टल से किया है। अपने में एक रिकॉर्ड है यह। मैं यहां कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटीज और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स समेत सभी स्टेक होल्डर से आग्रह करूंगा, आप सब इस जेम पोर्टल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें ताकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी और प्रायोरिटी को और बढ़ाया जा सके तथा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में और बढ़े। साथियों, इसके अलावा हम सब लगातार देख रहे हैं कि डिफेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, खासतौर पर एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही बढ़ गया और ये आगे बढ़ता जाएगा। ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी ड्वेल यूज़ की होती हैं। इंटरनेट हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, जीपीएस सिस्टम हो, इन सब टेक्नोलॉजीज को शुरुआत में डिफेंस सेक्टर में यूज करने के लिए ही बनाया गया था।
लेकिन आज यह टेक्नोलॉजी ग्लोबल इकॉनमी की बैकबोन बन चुकी है। ऐसे और भी कई इनोवेशन होंगे जिन्हें डिफेंस सेक्टर के लिए बनाया गया होगा, लेकिन आज उनका सिविलियन यूज भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इस संदर्भ में मेरा आपसे आग्रह है कि आप किसी प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट एसेस करते समय उसके सिविलियन यूज की फिजिबिलिटी और उससे होने वाले सोशल इम्पैक्ट को भी एनालाइज करने का अपनी तरफ से प्रयास करें। विशेष रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल्स का इकोनॉमिक असेसमेंट के साथ साथ आप सोशल असेसमेंट भी करें, इसका सोशल इम्पैक्ट कितना होता है। हमें यह भी देखना चाहिए कैसे ये प्रोजेक्ट्स आत्मनिर्भरता की दिशा में हमें आगे बढ़ाएंगे और इनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार अभी पिछली कैबिनेट में हमने रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी RDI स्कीम की भी एक नई शुरुआत की है। आप लोगों ने देखा होगा, लगभग सभी समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पर यह न्यूज थी। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली यह स्कीम हाई एंड प्रोजेक्ट्स और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज की प्राप्ति को बढ़ावा देगी। इसमें डिफेंस सेक्टर को भी प्रायोरिटी दी गई है और आपको यह देखना होगा कि इस स्कीम को हम कैसे जल्द से जल्द इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाएं और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैसे इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट कर पाए। साथियों, इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पहली बार जेम पोर्टल से कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए भी मंजूरी दे दी है, पहली बार होगा। और निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य कदम है और इससे जुड़ी एक्टिविटीज के लिए भी आपको भविष्य में मैं मानता हूं कि तैयार रहने की जरूरत होगी। साथियों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमेशा से ही अपने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के लिए जाना जाता रहा है। सैनिकों और हमारे वेटरन्स का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसका आपने हमेशा ईमानदारी के साथ आपने निर्वहन किया है। किया है का मतलब यह नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, किया भी है, कर भी रहे हैं। और इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आपने स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा नामक एक पूर्णतः डिजिटल और पारदर्शी प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आज तक लगभग 32 लाख से भी अधिक रक्षा पेंशनरों को इस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। 32 लाख से ज़्यादा। लाखों वेटरन्स को करोड़ों की संख्या में धनराशि पेंशन के रूप में भेजी जाती है। लेकिन अभी कुछ इसमें कठिनाइयां हैं, मैं जानता हूं, और उसका निराकरण करने की भी कोशिश की जा रही है। जब मैं अपने वेटरन्स के लिए इस तरह के प्रयास होते हुए देखता हूं तो मेरे जहन में यह आता है कि आवर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट इन द साइज ऑफ आवर डिफेंस बजट बट इन द साइज ऑफ आवर हार्ट्स एंड इन द साइज ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सैक्रिफाइस। साथियों, हमारे वेटरन्स ने देश के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाई है, इसलिए इनके और इनके परिवार के लोगों के लिए काम करना तो मैं समझता हूं कि हमारा एक सामान्य कार्य नहीं है, यह हमारा धर्म है। ध्यान दीजिए कि मैंने यह कहा कि हमारा धर्म है, यह कोई एहसान या फिर कोई दान नहीं है, यह धर्म है। इसलिए मैं स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम के लिए विशेष बधाई देता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से आप वेटरन्स की समस्याओं को उनके डोर स्टेप पर जाकर सुलझा रहे हैं। साथियों, इसके अलावा मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि डिपार्टमेंट इस समय 2 अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव पे सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर भी इस समय काम कर रहा है, जो फिलहाल कंसेप्चुअल स्टेज में है।
ये सिस्टम मिलकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम तैयार करेंगे जो न केवल डिफेंस पर्सनल के वेतन और डाटा मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करेगा, बल्कि रियल टाइम इनसाइट्स और फास्ट डिसीजन मेकिंग को भी यह संभव बनाएगा। और साथियों, मुझे जानकर खुशी हुई है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और उनकी टीम डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक विजन डॉक्यूमेंट और एक रोड मैप निर्धारित करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयासरत है, और मैं उनके इस पहल का स्वागत करता हूं और इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं श्री बैंक शर्मा, उनकी पूरी टीम को। अब मेरी अपेक्षा है कि यह प्रयास केवल कागजों तक सीमित न रहे। मैं जानता हूं नहीं रहेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन मुझे कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूं, बल्कि इसे निर्धारित, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यह है कि समय समय पर काशस करते रहना, जगाते रहना। काम करते करते कभी कभी थकावट भी आ जाती है, आंख बंद होने लगती है, तो कोई ना कोई चाहिए जो कि समय समय पर अलर्ट करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको समय सीमा के भीतर इंप्लीमेंट करने की बात, ताकि यदि कहीं कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो समय रहते हुए कोर्स करेक्शन भी संभव हो पाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि डिपार्टमेंट अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी को एक प्रभावी और तेज डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म के साथ अच्छी तरह अलाइन करेगा, जिससे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और रेस्पॉन्सिवनेस तीनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथियों, आप सब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय का बजट देश में सबसे ज्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है, आगे और बढ़ेगा। देश की क्या बात की जाएगा, अगर आप रक्षा मंत्रालय का बजट देखें, दुनिया के कई देशों की जीडीपी तक भी इतनी नहीं है। कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं है। जब देश की जनता की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जिम्मेदारियां भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। अभी पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में डिफेंस कैपिटल बजट का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए मैंने डिफेंस सेक्रेटरी CGDR उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। फुल यूटिलाइजेशन हुआ है पूरे कैपिटल बजट का। साथ ही मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे और आगे भी इसका फुल यूटिलाइजेशन करने में निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आज जब आप सब इतने बड़े मंत्रालय के इतने बड़े बजट को संभाल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा दृष्टिकोण केवल फाइनेंशियल ग्रोथ पर ही केंद्रित न रहे, बल्कि हमें इफेक्टिव ग्रोथ और एफिशिएंसी लेड ग्रोथ की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े, बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। और यह जिम्मेदारी आप सब लोग निभाते हैं, निभाएंगे, मैं आश्वस्त हूं। साथियों, आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। कुछ समय पहले मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने ये बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। 2.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। सोचिए, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है। और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के सामने अब अपार संभावनाएं हैं। आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर में होने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार करना होगा। और साथियों, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हम रक्षा
क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।